दोस्तों नमस्कार। पीएमओ के गलियारे में इस दौर में बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारी हो, कॉरपोरेट हो, आवाजाही बढ़ गई है। वजह क्या है? इस दौर में वैसे संगठन या वैसे लोग जो बीजेपी की नीतियों के साथ चलते हैं और एक लिहाज से उनके साथ ही हमेशा से खड़े रहे हैं, उनके भीतर भी इस दौर में सवाल जागने लगे हैं। और इतना ही नहीं, पीएमओ के भीतर आर्थिक सलाहकारों की टीम में भी कई सवाल ऐसे उठने लगे हैं जो सवाल इस दौर में उठने नहीं चाहिए थे। आप कह सकते हैं कि वाकई एक खुला वातावरण है और उस खुले वातावरण के तहत हर कोई अपनी बात इस दौर में कह रहा है। लेकिन वो कौन सी बात है जिसको वो कह रहा है और प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों की टीम उसे सुन रही है? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पहली बार ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऐसे सवालों को उठा रहे हैं जो सरकार की नीतियों की एक लिहाज से मजबूत कड़ी होते थे। यानी ये कल्पना के परे है कि जिनके लिए नीतियां आर्थिक तौर पर इस देश में नौकरशाही ने बनाई और जिन जिन नौकरशाहों को इस दौर की अर्थव्यवस्था को संवारने, सुधारने और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी अलग अलग पॉलिसी बनाने का जिम्मा दिया गया, वो जिम्मा उन्होंने लिया जरूर, लेकिन अक्सर उनकी मुलाकात इस देश के उन्हीं कॉरपोरेट, उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्हीं बिजनेसमैन से होती थी जो इस वक्त पीएमओ के गलियारे में है। यह मामला क्या सामान्य तौर की परिस्थिति है या फिर सबसे बड़ा संकट इस दौर में उस इकोनॉमी का है जिस इकोनॉमी को अगर हाथ से गायब कर दिया जाए तो सरकार एक झटके में जमीन पर आकर खड़ी हो जाएगी। सही मायने में फाइनेंशियल कब्जा ही किसी भी सरकार या किसी भी हुकूमत की पहली जरूरत होती है। और जो रिपोर्ट्स उन गलियारों के भीतर से निकल रही है वो मैसेज दो ही दे रही है। पहला बड़ा मैसेज तो यही है कि दरअसल जो आपका कंज्यूमर है, अगर वो कंज्यूमर आपको लेकर रूठ चुका है तो फिर नैरेटिव बदलिए, अन्यथा आप फंस जाइएगा। और वो कंज्यूमर कोई दूसरा नहीं, वही जेंजी के भीतर समाये हुए वही सवाल हैं जिस जेंजी को गाड़ी भी चाहिए, जिसको वो तमाम कंज्यूमर मार्केट से हर उस इंस्टीट्यूशन को पालने पोसने की परिस्थितियां चाहिए। वह हो सकता है एजुकेशन हब के बारे में कह रहा है, लेकिन उसकी अपनी जरूरतें इस दौर में कॉरपोरेट के साथ जुड़कर उसी सुविधा भोगी समाज का हिस्सा बनने की भी रही है जिसके आश्रय कॉरपोरेट की कमाई होती है, इस देश को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलती है और सरकार इस देश में मिडिल क्लास या फिर कहें उस व्हाइट कॉलर के ऊपर टैक्स का बोझ लगाकर जो भी कमाई करते हैं और उसकी पॉलिसी के जरिए जो कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों से कमाई होती है वो उनकी पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर या देश चलाने को लेकर चलती रहती है। तो क्या पहली बार वहां पर सेंध लग गई है या वहां पर इस दौर में कॉरपोरेट और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि मुश्किल हालात है, हम कहां जाएं, किधर जाएं? आप अभी तक पॉलिसी हमारे लिए बनाते थे लेकिन हमारा कंज्यूमर भी गायब हो गया। और इन सब के बीच आरबीआई रिपोर्ट दे देता है दरअसल यह देश पर्सनल लोन पे चल रहा है। पर्सनल लोन का मतलब होता है हर चीज के लिए आप बैंक से कर्ज लेते हैं। वो कर्ज घर बनाने को लेकर हो, वो कर्ज पढ़ाई के लिए हो, वो कर्ज सामान खरीदने के लिए हो, वो कर्ज सोने को गिरवी रख कर लेने वाला हो, या किसी भी तरीके से पर्सनल कर्ज जो लिए जाते हैं, जानकर हैरत हो जाएगी, सिर्फ 1 बरस के भीतर वह दुगने हो गए। यानी एक ऐसी परिस्थिति है कि अगर कर्ज लेना बंद कर दें या कर्ज देना बंद कर दिया जाए तो स्थिति 2 जून की रोटी की आकर खड़ी हो जाएगी। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसको लेकर सरकार के लाल गलियारों के भीतर क्या शोर है, यह सिर्फ इस बात से भी समझ सकते हैं
कि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी अब यह कहने से नहीं चूक रहे हैं, जो सबसे बड़ा संकट है वो इस बात का है कि आपने जो पॉलिसी बनाई, हर पॉलिसी दूसरी पॉलिसी से जुड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर आप इथेनॉल का जिक्र करते हैं तो इथेनॉल का मतलब यह कतई नहीं है कि वो बिल्कुल पेट्रोल की तरह एक अलग प्रोडक्ट है। जब आप इथेनॉल को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपके एग्रीकल्चर से जुड़ा है, और एग्रीकल्चर का मतलब वह ब्लू वाटर है जो कुओं से निकलता है, जो जमीन के नीचे से मोटर के जरिए निकाला जाता है, जो नदी से निकलता है, नहरों से निकलता है। यानी पानी ना हो तो फिर आप इथेनॉल को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और वो इथेनॉल, अब आप E20 पर आ गए हैं तो एक चीज और समझिए, बड़ा सीधा सा आंकड़ा है। एक पेट्रोल अगर 100 किलोमीटर 1 लीटर में चलता है तो फिर E20 के साथ 1 लीटर पेट्रोल में वह सिर्फ 66 किलोमीटर चल पाएगा, यानी कमी आ जाएगी उसमें। अब उसका नुकसान किस मशीनरी पर पड़ रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन सीधा नुकसान भारत के उस एग्रीकल्चर को हो रहा है जिस एग्रीकल्चर के जरिए आपने ये ख्वाब संजोया कि खाद्य सुरक्षा हम दे पाएंगे, गरीब कल्याण के तहत 5 किलो अनाज दे पाएंगे। यानी अंदरूनी तौर की इकोनॉमिक स्थिति और बाहर के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत का वो कॉरपोरेट संकट तो इस बात को लेकर भी है, जो ऑयल रिफाइनरीज प्राइवेट सेक्टर में है, जिनके पास है, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अगर 100% टैरिफ रशिया से तेल लेने पर लग रहा है तो सरकार का बी प्लान क्या है। और अगर नवंबर के महीने आते आते नेतान्याहू चुनाव हार गए अपने देश में, जिसकी पूरी की पूरी संभावना बन रही है, और अमेरिका के भीतर रिपब्लिकन्स को लेकर जो सबसे बड़ा टेस्ट मिड टर्म पोल का होना है, अगर उसमें भी वो हार गए, जिसकी संभावना वहां भी पूरी बन रही है, तो भारत की जो भी ट्रेड डील होगी और भारत की जो कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत होगी, इससे बड़ा डिजास्टर कुछ हो नहीं सकता है। और इन परिस्थितियों के बीच आपके सामने जब रशिया और चाइना एक अल्टरनेटिव इकोनॉमी की दिशा में ब्रिक्स के जरिए सोच रहे हैं और ब्रिक्स की अगुवाई भारत कर रहा है, तो और उसमें शामिल होने के लिए तमाम कॉरपोरेट्स को इनवाइट भी किया जा रहा है, और शी जिनपिंग और पुतिन खुद मौजूद दिल्ली में रहेंगे, तो जरा कल्पना कीजिए किस रास्ते पर आप कैसे चल पड़े हैं और इसका असर कितना भयावह हो सकता है। और शायद इसीलिए 2 बड़े परिवर्तन इस दौर में आपने देख लिए होंगे। पहला तो यही, प्रधानमंत्री मोदी जेनजी से मिले ना मिले, लेकिन सरसंघ चालक जेनजी से मिलते हैं, 2 बातों का खुला जिक्र भी करते हैं। एक तो डेमोक्रेसी में विपक्ष की जरूरत है, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहली बार इलाहाबाद में इस बात का भी जिक्र करने से चूके नहीं, कोई संकट आप पर आएगा तो बताइए, हम भी आपकी मदद कर देंगे। यानी आपके ऊपर भी दबाव होगा कि आप नहीं बोलिए। सामान्य तौर पर यह मानकर चला जाता था कि आरएसएस पर प्रतिबंध लग जाएगा, नकेल कस दी जाएगी, लेकिन एक मैसेज है। मैसेज यह है कि अगर इस स्थिति में भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंस पर जो सत्ता का कब्जा था, वो सत्ता का कब्जा अगर उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को लगने लग जाए कि हमारे हाथ तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो कब्जा क्या कर लेंगे। इसीलिए उन लाल दीवारों के भीतर की कतार पहली बार यह भी बोलने से घबरा नहीं रही है कि देखिए, आप तो स्वतंत्र हैं, आप कल किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन हम आपसे बंधे हुए हैं, यानी हम पर आपका नियंत्रण है। और उस नियंत्रण का मतलब यह होता है कि हम अपने तौर पर कोई भी अगर क्रिएटिव काम भी सोचें, क्रिएटिव का मतलब है अपने नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार और देसी बाजार के बीच फैलाने के लिए, लेकिन अगर वो आपकी पॉलिटिक्स से टकराएगा तो वहां भी मुश्किल होगी। तो कोई रास्ता अगर नहीं निकलेगा तो फिर रास्ता बचेगा क्या, और रास्ता जब नहीं बचेगा तो संकट किस रूप में गहरा जाएगा।
हमें लगता है बात आज एक इकोनॉमिस्ट से शुरू करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन के एडवाइजर रह चुके हैं संतोष मल्होत्रा। उन्होंने एक इंडिकेशन दिया, डिजास्टर परिस्थितियों में नेतान्याहू अपने देश में हैं, हारी हुई परिस्थिति में ट्रंप अपने देश में है और भारत ट्रेड डील कर रहा है। तो क्या वो ट्रेड डील टालेगा, इंप्लीमेंट नहीं होने देगा, चीजों की इस परिस्थिति में लाकर खड़ा करेगा जिससे ट्रंप का दबाव भारत के ऊपर ना पड़े? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? So the point is, if the Americans decide to play hardball with India, then what India will need to do is to use delay tactics and postpone negotiations and drag them out as much as is humanly possible. असल में ये मैसेज उन एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर ऑयल रिफाइनरी से जुड़े हुए बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के लिए है। ये दरअसल भारत की जो पूरी पॉलिसी बनती थी उसमें जो नौकरशाही अक्सर पीएमओ के भीतर जाकर अपनी नीतियों को बतलाती थी, तो उससे पहले इस देश का कोई आईएएस या आईएफएस अधिकारी इतना शानदार या इतना लायक तो कतई नहीं है कि वो अपने तौर पर इस देश की इकोनॉमी की लकीरें खींचने लग जाए और इस देश के भीतर वो तमाम कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन उस लकीर पर चलने लग जाएं। वह भी पॉलिसी बनाने से पहले उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्टों, उन्हीं कॉरपोरेट के पास जाता रहा और अब उनके सामने जब यह बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया कि जिस दिशा में यह देश युवाओं को लेकर जा रहा है या युवा इस दौर में देश को जिस नजरिए से देख रहे हैं उसमें अगर यह नैरेटिव कंटिन्यू कर गया तो एक झटके में भारत की उस इकोनॉमी पर हमला होगा जिस इकोनॉमी के आसरे अभी तक इस देश का कॉरपोरेट मित्र की भूमिका में, इस देश का बिजनेसमैन पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए, इस देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले भारत सरकार के साथ चलते हुए कदम मिलाकर उसका लाभ उठाने वाले, और शायद यह धीरे धीरे एमएसएमई तक पहुंच जाएगा। और इस देश के भीतर अगर उस युवा के आक्रोश के दायरे में इस देश के प्रोडक्ट्स आ गए तब क्या होगा? जो आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, लेकिन उससे पैरेलल में एक दूसरी स्थिति भी उन्हीं कॉरपोरेट्स, उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्टों के सामने है। इस देश की बाइंग पावर खत्म हो रही है, उनकी खरीद की ताकत खत्म हो गई। एक क्षण के लिए सोचिए कि इकोनॉमिक एडवाइजर यूं ही यह सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर जो मुख्य हैं अनंत नागेश्वरन, कि दरअसल पुरानी गाड़ियों के लिए आपको E20 नहीं E10 पर काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।